हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से रिलेटेड चैप्टर से है और यह है सतत श्रेणी में विभाजन मूल्यों का परिग्रहण किस प्रकार से, परिकलन किस प्रकार से किया जाता है। हमने अपने पूर्व वीडियो में विभाजन मूल्य किसे कहा जाता है, व्यक्तिगत श्रेणी में विभाजन मूल्यों की गणना किस प्रकार से की जाती है, खंडित श्रेणी में विभाजन मूल्यों की गणना किस प्रकार से की जाती है, इन चीजों को जाना था। आज हम ये देखेंगे कि सतत श्रेणी में विभाजन मूल्यों की गणना किस प्रकार से की जाती है। जिस प्रकार से मध्यका में सतत श्रेणी के प्रॉब्लम में मध्यका की गणना की जाती है, उसी प्रकार से सतत श्रेणी में विभाजन मूल्यों की गणना की जाती है। अंतर केवल इतना है कि मध्यका किसी श्रेणी को दो भागों में विभाजित करती है, इसलिए वहां n/2 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विभाजन मूल्य में यदि हम 4 भागों में बांटेंगे तो n/4 का प्रयोग किया जाएगा, 5 भागों में बांटेंगे तो n/5 का प्रयोग किया जाएगा, अगर हम 8 भागों में बांटेंगे तो n/8 का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से सतत श्रेणी में मध्यका का निर्धारण किया जाता है, उसी प्रकार से सतत श्रेणी में विभाजन मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसमें विभिन्न प्रकार के विभाजन मूल्य जो निकाले जाएंगे सतत श्रेणी में, ताकि हमको प्रैक्टिस हो जाए कि किस प्रकार से सतत श्रेणी में विभाजन मूल्यों की गणना की जाती है। तो मैं सवाल लेता हूं वही जैसा हमने मध्यका में लिया था, x 0 to 10 ले लेता हूं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है वो है 3, 8, 30, 40, 12 और 10। सपोज कीजिए हमको पहला चतुर्थक निकालना है, तीसरा चतुर्थक निकालना है, उसके बाद में पहला पंचमक निकालना है, ऑक्टाइल 1 निकालना है, ऑक्टाइल 7 निकालना है, डेसाइल 1 निकालना है, डेसाइल 7 निकालना है, पेंटाइल 35 निकालना है और पेंटाइल 98 निकालना है। ये 9 मूल्य हम निकालेंगे सतत श्रेणी में मध्यका मूल्य के निर्धारण के लिए। तो सबसे पहले सतत श्रेणी में जैसे मध्यका में निकाला जाता है, वैसे ही इसका पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 8 में 30 जोड़ेंगे तो आएगा 38, 38 प्लस 40 78, 78 में जोड़ेंगे 90 और 90 में 10 जोड़ेंगे 100। ये हमने पहले से सीखा हुआ है। पता है कि Q1 निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा साइज ऑफ n/4 आइटम वैल्यू। तो हमको लेना है Q1 बराबर साइज ऑफ n का मान 100 है, आइटम वैल्यू, तो Q1 आ जाएगा 25th आइटम वैल्यू। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 25th सबसे पहले क्या शामिल हो रहा है, तो यहां शामिल हो रहा है, तो ये हमारा Q1 का ग्रुप है, यानी हमारा Q1 10 से 20 के बीच में है। तो यहां देखिए Q1 बराबर फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस I/F n/4 माइनस C, ये फॉर्मूला लगेगा। तो L1 लोअर लिमिट 10, क्लास इंटरवल 10, फ्रीक्वेंसी Q1 ग्रुप की है 30, C इसमें दे रखा है पहले की संचयी आवृत्ति 8, ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो Q1 की गणना करने के लिए हम 10 प्लस I/F n/4 दैट इज 25 माइनस 8, तो यहां जाएगा हमारा 10 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 17। 17 को 3 से डिवाइड करेंगे, 17 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपको आ जाएगा 5.67। तो ये आएगा 10 प्लस 5.67 दैट इज 15.67। तो Q1 का मान हो जाएगा हमारा 15.67। इस प्रकार से Q1 की गणना कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। क्या करना है, पहले n/4 लेना है, 100, ये नंबर ऑफ आइटम्स ये होगा n बराबर 100, चाहे CF का लास्ट वाला ले लीजिए या F को टोटल कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है n बराबर होता है सिग्मा F। तो 100/4 25 आया, तो यहां देखेंगे कि सबसे पहले 25 कहां इंक्लूड हो रहा है, यहाँ 8 में नहीं इंक्लूड हो रहा है, 38 में इंक्लूड हो रहा है, तो Q1 ग्रुप हो जाएगा हमारा 10 से 20 और इसका लोअर लिमिट 10, फ्रीक्वेंसी F, ये C। इस प्रकार से हम निकालेंगे। अब देखिए Q3 की गणना करनी है, Q3 की गणना करनी है तो हमको क्या करना है, साइज ऑफ 3n/4 आइटम वैल्यू लेंगे। Q3 बराबर साइज
ऑफ 3n अपॉन फोर्थ आइटम वैल्यू। ओके, तो Q3 के लिए हम लेंगे 3 मल्टीप्लाई 100 साइज ऑफ अपॉन फोर्थ आइटम वैल्यू। तो Q3 बराबर हो जाएगा साइज ऑफ 75th आइटम वैल्यू। तो हम यहां देखेंगे 75 सबसे पहले यहां शामिल हुआ है, यहां देखिए 75 यहां आ गया, तो ये हमारा ग्रुप हो जाएगा L1 इस ग्रुप, मतलब यानी ग्रुप हो जाएगा 20 से 30 के बीच में आ रहा है। तो L1 हो जाएगा 20, क्लास इंटरवल इन दोनों का अंतर 10, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 40 और इससे पहले वाले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 38। तो फॉर्मूला लगेगा Q3 बराबर L1 प्लस I अपॉन F 3n अपॉन 4 माइनस C। L1 20, I का मान 10, F का मान 40, 75 माइनस 38 तो हो जाएगा 20 प्लस 1/4। 75 से 38 घटाएंगे, 75 माइनस 38 करेंगे तो वी विल गेट 37। तो अगर 20 प्लस 6 9 3 जा 36, 37 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.25, तो यह आ जाएगा 29.25। तो Q3 का मान आ जाएगा Q3 इजिकल टू 29.25। और ये देखिए इसी के बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। तो ये हमारा Q3 निकालने का प्रोसीजर हुआ। इसी प्रकार से अगर हमको पंचमक निकालना है, जैसे फर्स्ट पंचमक पूछा गया है, तो फर्स्ट पंचमक पूछा गया है तो कैसे निकालना है, बहुत इजी है। फर्स्ट पंचमक के लिए हम करेंगे साइज ऑफ n/5th आइटम वैल्यू। तो फर्स्ट पंचमक साइज ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 5th आइटम वैल्यू, तो ये हो जाएगा 20th आइटम वैल्यू। 20 सबसे पहले यहां शामिल हो रहा है, देखिए यहां 8 है, यहां सबसे पहले 20 शामिल हो रहा है। तो L1 हमारी लिमिट हो जाएगी 10 से 20, L1 हो जाएगा 10, I हो जाएगा 10, F इसकी आवृत्ति हो जाएगी 30 और इससे पहले की आवृत्ति हो जाएगी 8। फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस I अपॉन F n/5 माइनस C। पंचमक इसलिए 5 से डिवाइड किया है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 अपॉन 30 20 माइनस 8, तो हो जाएगा 10 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 12 दैट इज 10 प्लस 4 दैट इज 14। तो पंचमक का पहला पंचमक आएगा 14, ये बताता है 20% को। अब देखिए ऑक्टाइल पूछा गया है, ऑक्टाइल 1 यानी 8 भागों में विभाजित करता है ऑक्टाइल। ये आपको पंचमक है 5 भागों में विभाजित करता है, इसलिए 5 का भाग दिया। अब ऑक्टाइल निकालेंगे तो हम 8 का भाग देंगे, क्योंकि ऑक्टाइल 8 भागों में विभाजित करता है। तो पहला ऑक्टाइल निकालेंगे तो ऑक्टाइल 1 बराबर साइज ऑफ n अपॉन 8 आइटम वैल्यू, ये फॉर्मूला लगेगा। तो ऑक्टाइल फर्स्ट बराबर साइज ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 8 आइटम वैल्यू। ऑक्टाइल साइज ऑफ 12.5 आइटम वैल्यू आएगा। तो 12.5 यही आएगा क्योंकि 8 है, यहां सबसे पहले आएगा। तो ये ग्रुप, ये भी होगा 10 से 20 ग्रुप होगा। तो यहां L1 का मान होगा 10, I का मान होगा 10, F का मान होगा 30, C का मान होगा 8। O1 बराबर L1 प्लस I अपॉन F n/8 माइनस C। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। L1 का मान 10, I का मान 10, इसका मान 30, ये 12.5 माइनस दिस इज 8। सो ये हो जाएगा 10 प्लस 1/3, 0 से 0 काट दिया, मल्टीप्लाई 4.5 दैट इक्वल 10 प्लस 1.5 दैट इज 11.5। तो ऑक्टाइल फर्स्ट का मान आएगा 11.5। ये 12.5% को बताता है। जैसा आपको पता है ऑक्टाइल, प्रथम ऑक्टाइल हमेशा 12.5% को बताता है। तो ऑक्टाइल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। और बिल्कुल जैसा हम कंटिन्यूस सीरीज में मध्य का निकालते हैं तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं
यहाँ n/2 होता है, उसकी जगह ऑक्टाइल है तो n/8 करेंगे, पेंटाइल है तो n/5 करेंगे और क्वार्टाइल है तो n/4 करेंगे। अब आपसे पूछा गया है सातवां पूछा गया है, तो आप देखिए सातवें के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऑक्टाइल 7 करना है तो मुझे यहाँ 7 लिखना होगा, 7n, तो यहाँ हो जाएगा 700 डिवाइडेड, तो ये हो जाएगा 87.5। क्या करना है, 7n अपॉन 8 मल्टीप्लाई, तो ये 700 अपॉन 8, वापिस कर देता हूं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज लगेगा नहीं तो। ऑक्टाइल 7 निकालना है तो हम लिखेंगे साइज ऑफ 7n अपॉन 8 आइटम वैल्यू। तो ऑक्टाइल 7 के लिए करेंगे साइज ऑफ 7 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 8 आइटम वैल्यू। तो ऑक्टाइल 7 होगा साइज ऑफ 87.5 आइटम वैल्यू। अब आप देखेंगे 87 सबसे पहले यहां शामिल हो रहा है, तो ग्रुप हो जाएगा आपका ऑक्टाइल का 30 से 40। तो L1 हो जाएगा 30, क्लास इंटरवल 10, फ्रीक्वेंसी इसमें 12 है। देखिए इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 12 है, इससे पहले की 78 है, तो C हो जाएगी 78। ऑक्टाइल 7 का फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस आई अपॉन एफ, 7n अपॉन 8 माइनस C, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ऑक्टाइल 7 L1 का मान 30, 10, F का मान 12 और ये आएगा 87.5 माइनस 78, तो आएगा 30 प्लस 10 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 87.5 माइनस 87.5 से आपको 78 को घटाना है, तो यू विल गेट 9.5, यानी आपको 30 प्लस 95 अपॉन 12 करना है। तो 95 अपॉन 12 आपको करना है, तो ये आपका हो गया 7.92, तो है 30 प्लस 7.92 दैट इज 37.92। तो ऑक्टाइल 7 का मान हो जाएगा 37.92। तो हमने 5 वैल्यू निकाल दिए, Q1 Q3 निकाल दिया, फर्स्ट वो निकाल दिया, ऑक्टाइल 7 तक निकाल दिया। अब हमको डेसाइल फर्स्ट निकालना है। तो डेसाइल फर्स्ट निकालने के लिए क्या करें, बहुत सिंपल है, सब एक ही जैसा ही है। तो डेसाइल फर्स्ट के लिए हम करेंगे 10% को बताएगा साइज ऑफ n/10th आइटम वैल्यू। तो डेसाइल फर्स्ट के लिए साइज ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 10th आइटम वैल्यू। तो डेसाइल फर्स्ट हो जाएगा साइज ऑफ 10th आइटम वैल्यू। तो 10 सबसे पहले यहां हो रहा है, तो यहाँ तो 8 ही है, यहाँ 10 सबसे पहले यहां शामिल हो रहा है। तो L1 लिमिट हो जाएगी 10, यानी ये 10 से 20 के बीच में आने वाला है। I आपका 10 है, फ्रीक्वेंसी वही 30 हो जाएगी और C हो जाएगी 8। तो डेसाइल 1 बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ, n/10 माइनस C, ये फॉर्मूला हमको यूज लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 अपॉन 30, यहाँ 10 और यहाँ 8, तो आएगा 10 प्लस 20 अपॉन 30, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 10, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 0.667, तो ये लिखेंगे 10.67। ये डेसाइल फर्स्ट का मान जो है वो आया 10.67। 10% को बताता है, जैसा आपको पता है डेसाइल हमेशा 10% को बताता है। अभी 3 वैल्यू और निकालनी है हमको, डेसाइल 7 निकालते हैं। तो डेसाइल 7 किस प्रकार से निकालेंगे, अब आपको लगभग आ गया है किस प्रकार से निकाला जाता है। तो डेसाइल 7 निकालने के लिए 7 साइज ऑफ 7n अपॉन 10th आइटम वैल्यू। तो D7 हो जाएगा साइज ऑफ 7 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 10th आइटम वैल्यू। तो D7 इज इक्वल टू 70th आइटम वैल्यू। तो 70th आइटम वैल्यू यानी सबसे पहले 70 यहां शामिल हो, इसका मतलब ये 20 से 30 के बीच में आएगा। तो D7 बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ, 7n अपॉन 10 माइनस C, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमको।
तो L1 का मान यहाँ देखिए 20 है, I का मान 10 है, F का मान 40 है। 7/10 हमारा 70 आया, उससे पहले की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 38। ये F हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो 20 + 1/4 मल्टीप्लाई 32, तो 20 + 8 दैट इज 28। तो हमारा D7 का मान हो जाएगा 28। बिल्कुल सिंपल है। अब आपको परसेंटाइल 35 निकालना है, तो किस प्रकार से निकालते हैं? परसेंटाइल 100 में डिवाइड करता है, तो हम 100 का भाग देंगे। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। P35 के लिए हम करेंगे साइज ऑफ 35 n/100 आइटम वैल्यू। तो ये जगह साइज ऑफ 35 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 आइटम वैल्यू। तो यह जगह साइज ऑफ 35th आइटम वैल्यू। 35 सबसे पहले यहां शामिल हो रहा है, यहां देखिए 38 में शामिल हो रहा है। तो P35 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे L1 + I/F 35 n/100 - C। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। अब मान निकालना आ गया, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। 10 ये वाला 30 35 - 8 तो आएगा 10 + 10/30 मल्टीप्लाई 27। 9 टाइम्स कटेगा, तो 10 + 9 दैट इज 19। सो P35 = 19। 35% को बताता है। काफी कर लिया हमने, लास्ट एक बचा है 98। P98 किस प्रकार से निकालते हैं वो और देख लेते हैं, बाकी आपको लगभग सब आ गया। तो P98 निकालने के लिए हम करेंगे P98 बराबर साइज ऑफ 98 n/100 आइटम वैल्यू। तो आएगा साइज ऑफ 98 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 आइटम वैल्यू। तो P98 हो जाएगा 98 आइटम वैल्यू। तो 98 सबसे पहले देखिए यहां शामिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा P98। डायरेक्ट लिख देता हूं L1 + I/F एंड 98 - 90, तो ये हो जाएगा 40 + 8 दैट इज 48। तो P98 का मान हो जाएगा 48। इस प्रकार से हमने यहां जाना कि किस प्रकार से अगर सतत श्रेणी है तो विभाजन मूल्यों की गणना की जा सकती है। बहुत ही आसान है। आप इसको वीडियो को एक बार में आपको अच्छे से समझ में नहीं आई तो आप उसको दोबारा देखिए। मेरे को विश्वास है कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।